वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज ECG बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि कई बार एग्जाम के अंदर इसके ECG बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ECG बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। तो कैसे क्वेश्चन होते हैं ECG बेस्ड के। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको रेड बटन दिखाई दे रखा होगा सब्सक्राइब का, तो आप वहां जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों आप इमेज में देख रहे होंगे, मैं आपको पहले एक बेसिक ECG के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि बेसिक ECG क्या होती है, क्योंकि हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर हमें बेसिक ECG के बारे में पता नहीं तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं बेसिक ECG में। आप इमेज में देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हम बात करेंगे कि पी वेव ECG में कितनी वेव्स होती है। आप यहाँ पे इमेज में देख रहे होंगे पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T, ठीक है। PQRS और T होता है। तो पी वेव कहाँ से जनरेट होती है, तो ये यानी कि पी वेव जो जनरेट होती है वो कहाँ से होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब होता है यानी कि एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस समय जनरेट होती है कौन सी, पी वेव। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पी वेव जनरेट हो रही है यानी कि एट्रियम की। अगर पी वेव में कोई प्रॉब्लम आएगी तो किसमें प्रॉब्लम आएगी, एट्रियम के अंदर प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन QRS कॉम्प्लेक्स। तो ये कहाँ से जनरेट होती है, ये होती है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। यानी कहां से होती है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। जो वेंट्रिकल्स होता है उसके कॉन्स्ट्रिक्शन से जनरेट होती है कौन सी, QRS, ठीक है। तीसरी वेव की बात करते हैं अपन T वेव, ठीक है। जो T वेव होती है ये होती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। यानी कि वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का मतलब होता है जब वेंट्रिकल का रिलैक्स मोड में होना, तो उस समय जनरेट होती है T वेव। ये दिल्ली एम्स में पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि टी वेव कहां से जनरेट होती है, तो टी वेव होती है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन से। रीपोलराइजेशन यानी कि रेस्टिंग स्टेज से। अब मैं यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं आपको। कई बार हार्ट रेट कैलकुलेट करने के बारे में पूछ लिया जाता है कि हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो ये आप यहाँ पे बॉक्स देख रहे होंगे ECG का, यहाँ पे जो एरो का निशान लगा है ये एक बॉक्स होता है। इस बॉक्स के अंदर 5 लाइन्स होती है। कितनी लाइन्स होती है इसके अंदर, 5 लाइन्स होती है। और ईच लाइन का जो ये 5 लाइन्स होती है और ईच लाइन का जो ड्यूरेशन होता है वो 0.4 सेकंड होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो कितना ड्यूरेशन होता है, तो 0.4 सेकंड इसका ड्यूरेशन होता है। इसी से ही कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर, कई बार आपको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये पी वेव से, ठीक है, पी वेव से QRS के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो अब अगर ऐसे पूछ लिया गया आपसे कि यहाँ से P से QRS के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, जितनी भी लाइन है यहाँ पर P और किसके बीच में, QRS के बीच में जितनी भी लाइन है उसको आपको लाइन को गिनकर 0.04 से उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जैसे 0.4 से हम जैसे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पे आपको उनको 1 2 3 और 4 जैसे लाइन है यहाँ पर, तो हम जैसे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.04 मल्टीप्लाई बाय कितना, 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया अपना 100, इसको हटाने के लिए तो ये हो गया कितना हो गया, 16, है ना। तो ये हो गया अपना 0.16 सेकंड। कितना हो गया यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये 0.16 सेकंड। तो ये इसके बीच की डिस्टेंस आ गई है। तो ऐसे डिस्टेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन, मैं नॉर्मल ECG आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन पहले दिल्ली एम्स में पूछा था। चलते हैं अपन नॉर्मल ECG की तरफ। तो ये नॉर्मल ECG आप यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या होता है। पी वेव होती है, QRS और T, ठीक है। ये नॉर्मल ECG के बारे में होता है। अब हम चलते हैं हमारे बेसिक ECG में। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलकुलेट हार्ट रेट। हार्ट रेट को आपको कैलकुलेट करना है। तो अब आप हार्ट रेट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ECG देखना है और ECG में हमें RR इंटरवल को देखना है। यानी कि RR इंटरवल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये R इंटरवल है और ये भी R इंटरवल है, ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है, क्योंकि यहाँ P है, ठीक है। यहाँ P Q R
ठीक है, एस और ये टी। तो ये ऊपर वाला आर इंटरवल है, तो हमें आर आर इंटरवल देखना है। अगर आर आर इंटरवल का डिस्टेंस इक्वल है तो उसके बीच के कॉलम हमें कैलकुलेट करना है और 300 यानी 300 के अंदर हमें भाग दे देना है, तो 1 मिनट की हार्ट रेट आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे हम बात करें आर आर इंटरवल की, तो यहाँ पे सारे आर आर इंटरवल क्या है, इक्वल है। जो ईसीजी आप देख रहे हैं उसमें सारे आर आर इंटरवल क्या है, इक्वल है। अब हम देखते हैं कि इसकी हार्ट रेट कितनी है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कॉलम, कितने कॉलम हो गए यहाँ पर, 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 कॉलम है। कितने कॉलम है इसके अंदर, 3 कॉलम है, यानी कि एक आर आर के बीच में 1, 2 और 3, यानी कि 1 आर आर इंटरवल के बीच में 3 कॉलम है। सब में 3-3 कॉलम है, इसका मतलब रिदम क्या है, रेगुलर है। अब हम इसके हार्ट रेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम क्या करें, मैंने आपको बताया कि 300 में हमें आपको भाग देना है, किसका भाग देना है आपको, 3 का, क्योंकि कितने कॉलम आ रहे हैं यहाँ पर, 3 कॉलम आ रहे हैं। तो 300 में हम भाग देंगे किसका, 3 का, तो ये हो जाएगा अपना यहाँ पर 100 बीट्स पर मिनट, ठीक है। तो ये आ गई इसकी हार्ट रेट, 100 बीट्स पर मिनट। तो चलते हैं अपन और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपको बेसिक ईसीजी के बारे में पता हो गया। अब पी क्यू आर, ठीक है, एस टी, यानी कि पी वेव एट्रियल डिपोलराइजेशन से और क्यू आर एस ये कहां से, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से, और टी रीपोलराइजेशन यानी कि रिलैक्स मोड से, किसके, वेंट्रिकल से। इसी अपनी सारी ईसीजी अब चलेगी, ठीक है। चलते हैं अपन हमारे ईसीजी के क्वेश्चन की तरफ। तो देख लीजिए दोस्तों, डायग्नोस विच प्रॉब्लम टू द पेशेंट, इस पेशेंट की कौन सी प्रॉब्लम है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, एट्रियल फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो इस पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है, तो क्या कौन सी प्रॉब्लम हो गई इस पेशेंट को, आप ईसीजी को आइडेंटिफाई करें। यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना क्या होगा, यहां पे करेक्ट आंसर होगा अपना हुआ है एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। करेक्ट आंसर है अपना एंजाइना पेक्टोरिस। आपको पता होगा एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेस होता है। क्या डिप्रेस होता है, एसटी सेगमेंट। तो यहां पर आप ईसीजी में देख सकते हैं कि यहां पर जो एसटी सेगमेंट है, ये है एसटी सेगमेंट है, ये क्या हो रहा है, डिप्रेस हो रहा है। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो अपना है क्या है, एंजाइना पेक्टोरिस। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायग्नोसिस विच प्रॉब्लम टू द पेशेंट, यानी कि आपको ये जो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोसिस करना है। ईसीजी आपको दिया हुआ है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, एट्रियल फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो क्या है इस पेशेंट को, आप ईसीजी में देख के बताइए क्या है इस पेशेंट को। तो यहां पर क्या है, करेक्ट आंसर होगा अपना वो होगा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। आप यहां पे देख सकते हैं, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना यहां पर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एसटी सेगमेंट का क्या हो रहा है, एलिवेशन हो रहा है, ठीक है। एसटी सेगमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जो एरो का निशान है, यहाँ पे क्या हुआ, एलिवेट हो रहा है। तो जब STMI, ठीक है, हम ऐसे याद रख सकते हैं STMI का मतलब होता है एसटी सेगमेंट एलिवेशन होता है किसके अंदर, MI के अंदर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायग्नोसिस विच प्रॉब्लम टू द पेशेंट, पेशेंट को कौन सी प्रॉब्लम है, आप डायग्नोसिस करें हैं। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, एसिस्टोल, एट्रियल फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो आप इसको देखिए कौन सी ये प्रॉब्लम पेशेंट को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना एसिस्टोल, ठीक है, एसिस्टोल। आप देख लीजिए बिल्कुल ईसीजी की आ रही है, एकदम फ्लैट आ रही है। ईसीजी जो है वो एकदम क्या है, फ्लैट टाइप से है। तो इसका मतलब एसिस्टोल है, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है कौन, हार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायग्नोसिस विच प्रॉब्लम टू द पेशेंट, यहां पे मैंने आंसर दिखा दिया आपको, लेकिन आपको डायग्नोसिस करना है कौन सी प्रॉब्लम है पेशेंट को। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एंजाइना पेक्टोरिस, एट्रियल फ्लटर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है अपना एट्रियल फ्लटर। ठीक है, ये एट्रियल फ्लटर क्यों है, अब ये मैं इसको आपको इमेज में आपको बता देता हूँ एट्रियल फ्लटर क्यों है। ये आप देखिए यहाँ पर जो पी वेव है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पी वेव कहाँ से जनरेट होती है, पी वेव कहाँ से होती है, एट्रियम से होती है। और यहाँ पर देखो आप जो पी वेव वो क्या हो रही है, फ्लैक्चुएट हो रही है, ऐसे क्या हो रही है यहाँ पर, जैसे लहरें आती समुद्र के अंदर वैसे ही क्या हो रही है, फ्लटर हो रही है। तो इसे कहते हैं अपन एट्रियल फ्लटर। इसमें स्वान टूथ यानी कि हंस के दांत जैसे भी अपीयर होती है। और इसके अंदर जो एट्रियल फ्लटर के अंदर हम जो मेडिसिन देते हैं वो है एम्नियोडेरोन, जो मेडिसिन होती है उनको हम इसके अंदर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो अपना है एट्रियल फ्लटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाइंग द ईसीजी फाउंड इन विच कंडीशन, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफास्फेटेमिया। यानी कि आइडेंटिफाई करना है आपको इस ईसीजी के अंदर कि कौन सी प्रॉब्लम के अंदर ये ईसीजी आती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपना है यहाँ पर वो है क्या है, हाइपोकैलेमिया। क्योंकि आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एरो का निशान लगा है, वहां पर आपको यू वेव यानी कि टी वेव इन्वर्जन में दिखाई दे रही होगी। जब टी वेव इन्वर्जन में होती है तो उसे कहते हैं अपन हाइपोकैलेमिया, यानी कि पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था वो अपना हाइपोकैलेमिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाइंग द ईसीजी फाउंड इन विच कंडीशन, यानी कि जो ईसीजी आप देख रहे हैं वो किस कंडीशन में पाई जाती है। साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर। तो ये ईसीजी किस कंडीशन में पाई जाती है। तो अब आपको इसके बारे में पता लगाना कि साइनस ब्रेडिकार्डिया है कि टेकिकार्डिया है कि एट्रियल फ्लटर है। तो मैंने आपको, हम बात करें यहाँ पर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर की। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर मैंने बोला था आपको कि वेंट्रिकुलर के लिए पी वेव कहाँ से अराइज सॉरी QRS, ये कॉम्प्लेक्स कहाँ से अराइज होता है, ये होता है वेंट्रिकल के यहाँ से अराइज होता है। तो इसमें QRS कॉम्प्लेक्स तो नॉर्मल कंडीशन में यानी कि वेंट्रिकल की प्रॉब्लम नहीं है। बात करें अपन पी वेव, तो यहाँ पर जो पी वेव है वो भी कहाँ से आती है, एट्रियम से आती है। तो आप देखिए इस ईसीजी में पी वेव नॉर्मल कंडीशन में है, तो यानी कि हमारा एट्रियल फ्लटर भी यहाँ पर नहीं है। अब चलते हैं हम, दो बातें हमारे यहाँ पर साइनस ब्रेडिकार्डिया और साइनस टेकिकार्डिया की। ठीक है, अब हम इनके कंफ्यूजन को दूर करते हैं, इनमें क्या कंफ्यूजन है और उसको हम दूर करते हैं। तो मैंने आपको बोला था अभी हार्ट रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें कि टेकिकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया है। तो हमने यहाँ पर RR इंटरवल देखा, ये RR इंटरवल है और ये RR इंटरवल है, ये RR इंटरवल है। अब हमें इनके बीच के अंदर कॉलम देखना पड़ेगा, कितने कॉलम है इसके अंदर। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि इसके अंदर कितने कॉलम है यहाँ पर, एक बार वो कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 1 1 2 3 4 5 5 5 6 7। ठीक है, यानी कि हम एक RR इंटरवल के बीच में कितने कॉलम आ रहे हैं यहाँ पर, अप्रोक्सीमेट 7 कॉलम आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वही मैंने आपको बताया था, हम बात करेंगे 300 के अंदर जो भाग देंगे वो किसका देंगे, हम यहाँ पर 7 का भाग देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 4 7 28, बच गए 2। ठीक है, उतारा 0 14, यानी कि हार्ट रेट अप्रोक्सीमेट कितनी आ रही है, 42 बीट्स पर मिनट आ रही है। कितनी आ रही है, 42 बीट्स पर मिनट। तो अब जब 42 बीट्स पर मिनट आ रही है यानी 60 से कम है, तो इसे क्या कहेंगे अपन, साइनस ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो चल, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर साइनस ब्रेडिकार्डिया। समझ में आया होगा आपको। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाइंग द ईसीजी फाउंड इन विच कंडीशन,
तो ये ईसीजी किस कंडीशन में पाई जाती है? साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर। तो किस कंडीशन में पाई जाती है ईसीजी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वो अपना है साइनस टेकिकार्डिया। आइडेंटिफाई इन द इमेज फाउंड विच कंडीशन, यानी कि इस इमेज के अंदर आपको कौन सी कंडीशन में ये प्रॉब्लम होती है आपको आइडेंटिफाई करना है। साइनस ब्रेडिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लटर। तो किस कंडीशन के अंदर ऐसी ईसीजी आपको दिखाई देगी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप आइडेंटिफाई करें इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना है क्या है? वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यानी कि जो QRS कॉम्प्लेक्स है उनका बार बार यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है और इसकी वजह से ये जो वेव है वो आप एक तरह से आपको दिखाई दे रही होगी। और नीचे जो वाली वेव है, आप यहाँ दो पॉइंट में कंफ्यूजन होंगे। तो वे यहाँ पर मैंने आपको नीचे एक इमेज दिया है, वो है किसका है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का। यानी कि यहाँ पर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है कि जो वेव होती है वो एकदम क्या हो रही है? फिब्राइल हो रही है और यहाँ पर एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। आइडेंटिफाई द ईसीजी फाउंड इन विच कंडीशन। आपको आइडेंटिफाई करना है ये ईसीजी कौन सी कंडीशन में पाया जाता है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन। तो कौन सी कंडीशन में ये पाया जाता है? ये ईसीजी आपको आइडेंटिफाई करना है। अब मैं इसका करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एट्रियल फिब्रिलेशन। तो मैं आपको बता दूं एट्रियल फिब्रिलेशन कैसे है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जो पी वेव है, पी वेव कहाँ से अराइज होती है? एट्रियम से अराइज होती है। और यहाँ पर पी वेव क्या हो रही है? एक तरह से फिब्राइल हो रही है। आप देखिए यहाँ पर क्या हो रही है? पी वेव फिब्राइल हो रही है, यहाँ पर भी फिब्राइल हो रही है। तो इसे कहते हैं अपन एट्रियम फिब्रिलेशन। यहाँ पर यह है एट्रियल फ्लटर का इमेज है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द ईसीजी फाउंड इन विच कंडीशन। ऐसी ईसीजी कौन सी कंडीशन में पाई जाती है? साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस अरिदमिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल अरिदमिया। तो इस प्रकार की ईसीजी कौन सी कंडीशन में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है वो अपना है साइनस अरिदमिया। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना है साइनस अरिदमिया। कैसे साइनस अरिदमिया? देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है? आरआर इंटरवल चेक करना है। आरआर इंटरवल को हम चेक करेंगे तो इसमें क्या, देखो यहाँ पे आरआर इंटरवल के बीच में स्पेस कम है और यहाँ पर आरआर इंटरवल के बीच में स्पेस ज़्यादा है। तो यानी कि एक बार जो पल्स रेट के अंदर क्या हो रही है? क्या हो रहा? अरिदमिया हो रहा है, यानी कि रिदम उसकी रेगुलर नहीं है। तो इसे कहते हैं अपन साइनस अरिदमिया। ठीक है, ऐसी सिचुएशन के अंदर हम जो है नॉर्मली ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, लेकिन जो एंटी अर्थमेटिक ड्रग्स भी हम, अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा अराइज होती है तो एंटी अर्थमेटिक ड्रग्स देते हैं, जैसे कि एमनियोडेरोन, इनको हम प्रिस्क्राइब करते हैं या लिडोकेन प्रिस्क्राइब करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द ईसीजी फाउंड इन विच कंडीशन। आपको ईसीजी की कंडीशन को फाइंड करना है, कौन सी कंडीशन में ऐसा ईसीजी पाया जाता है। हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोफॉस्फेटेमिया। तो ये कंडीशन कौन सी, यानी कि ये कंडीशन किसकी वजह से होती है जो आप ईसीजी में देख रहे हैं वो? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो अपना है हाइपरकैलेमिया। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर टी वेव क्या हो रही है? एलिवेटेड हो रही है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को आप
सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनके बारे में, कि जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है उसमें हमें डीफिब्रिलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट को हम डीफिब्रिलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। और बात करें हम साइनस अरिथमिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया की, तो साइनस ब्रेडिकार्डिया के अंदर हम एट्रोपिन यानी कि जो एट्रोपिन को लगाते हैं 0.5 mg IV, और मैक्सिमम डोज होती है एट्रोपिन की होती है 3 mg तक। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, यानी कि पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, तो भी हमें प्रिपेयर रखना है किसको प्रिपेयर रखना है हमें, यानी कि हमें जो प्रिपेयर रखना है वो रखना है हमें डीफिब्रिलेशन को, ठीक है, डीफिब्रिलेटर को हमें प्रिपेयर रखना है, तो ताकि अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो तो वैसी स्थिति में हमें डीफिब्रिलेट करना है। 2 मिनट के अंदर हम 5 साइकिल तक डीफिब्रिलेट करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।